हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको विजन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और ये वीडियो दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के ऊपर रहेगा। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और आपको यह भी पता चलेगा कि भारत में कौन कौन से राज्यों का गठन कब कब किया गया, कौन सा राज्य किससे अलग होकर बना। ठीक है, प्रेजेंट में जो हम देखते हैं वर्तमान समय में कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर ना? तो ये 28 राज्य कैसे कैसे बने, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के समय तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो ये 14 से 28 कैसे हुए, ठीक है, और ये 6 से 8 कैसे हो गए, हम इस पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दो नए राज्य या दो नए देश बनाए जाने थे। क्लियर? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत और पाकिस्तान दो नए देश बनाए जाने वाले थे। अब इसमें क्या हुआ कि भारत एक नए देश के रूप में बन रहा था। तो भारत में उस समय कुल 552 से भी ज़्यादा रियासतें थी। ठीक है, भारत में उस समय राजा रजवाड़े थे, उनकी रियासतें होती थीं, कुछ छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी रियासतें थी, कुल मिलाकर 552 से ज़्यादा रियासतें थीं। तो जब भारत में इन रियासतों को लेकर क्या कहा गया, तो इनको जो भारत में रियासतें थीं उन्हें लेकर इस अधिनियम में 3 बातें कही गई। वो 3 बातें हम समझ लेते पहले कौन कौन से हैं। कि जैसे भारत तो बनेगा, लेकिन जो भारत के अंदर जो रियासत हैं उनको कैसे भारत में शामिल करना है। ठीक है, तो इस अधिनियम में रियासतों के लिए 3 प्रकार के विकल्प दिए गए थे। ठीक है, और वो 3 विकल्प कौन कौन से थे? तो पहला विकल्प रियासतों को ये दिया गया कि वे चाहें तो वे भारत में शामिल हो सकते हैं, या फिर दूसरा विकल्प ये था कि वह पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और तीसरा विकल्प ये था कि वे स्वतंत्र रहें। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में जो देशी रियासतों का विलय है उसके लिए देशी रियासतों को 3 तरह के ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, उस समय भारत के जो सबसे गद्दावर नेता थे वो सरदार पटेल थे। उन्होंने क्या किया, वे चाहते थे कि भारत जो है वो अखंड भारत बने और उसमें भारत में जो भी रियासतें हैं वो भारत में शामिल हो जाए, या जिनको पाकिस्तान में जाना है वो पाकिस्तान में चले जाएं। ठीक है, तो सरदार पटेल जी के कहने पर अधिकांश रियासतें भारत में मिल गई। ठीक है, क्योंकि सरदार पटेल को जो रियासत के राजा महाराजा थे वो उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। ठीक है, सरदार पटेल जी का, तो उनके कहने पर, है ना, उनके आग्रह पर रियासतें भारत में खुशी खुशी मिल गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं, ठीक है, कुछ रियासतें ऐसी थीं जो भारत में मिलने से इनकार कर देती हैं। ठीक है, मतलब भारत में बाकी सारी रियासतें तो मिल गई, लगभग 552 के आसपास मिल गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो भारत में मिलने से इनकार कर रही थी। ठीक है, अब उनमें कौन कौन सी रियासतें हैं? तो पहला है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये 3 रियासत ऐसी थी भारत की जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। अब इनको कैसे मिलाया गया भारत में वो हम समझेंगे, इनसे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए, सरदार पटेल वो बिल्कुल भी इस बात में कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे कि भारत के अंदर रहकर कोई देशी रियासत स्वतंत्र रहे या बाद में भारत से अलग होने का प्रयास करे, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते थे, वो किसी भी कीमत पर, ठीक है, किसी भी कीमत में भारत से अलग कोई भी रियासत को नहीं रहने देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले समझते हैं कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत
पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत में मिला लिया गया। क्लियर। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भारत में मिलने को लेकर एग्री नहीं था। ठीक है। तब सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया और पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया। क्लियर। तो पहली रियासत थी हैदराबाद, उसको पुलिस कार्रवाई के तहत मिला लिया गया। क्लियर। आगे अगर बात करें जूनागढ़, तो जूनागढ़ रियासत में, ठीक है, जूनागढ़ रियासत में जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, जनमत संग्रह कराया गया कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। तो जो जनमत संग्रह है उसका जो रिज़ल्ट आया वो भारत के पक्ष में आया और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत मिलाया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर तीसरी ऐसी रियासत थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिला लिया गया। इस प्रकार जो भारत की सभी रियासतें थीं वो भारत में मिल गईं। क्लियर। आगे अगर हम चर्चा करें तो जैसे रियासतें तो भारत में मिल गई, तो जब तक राज्यों का गठन नहीं हुआ था पूरे तरीके से, उससे पहले राज्यों को ABCD क्राइटेरिया में रखा गया था। क्लियर। तो नए राज्यों के निर्माण का जो प्रशासनिक आधार है उसको भाग्गा, 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 ठीक है, इस तरीके से बनाया गया था। तो नए राज्यों का जो प्रशासनिक आधार था उसको ABCD में बांट दिया गया था और इसके लिए संविधान में एक भाग हुआ करता था, भाग 7। ठीक है। तो भाग 7 के तहत ABCD क्राइटेरिया में राज्यों को रखा गया था जब तक राज्यों का गठन नहीं हो गया था 1956 के पहले तक। क्लियर। अब हम ये समझेंगे कि A में किसको रखा गया था, B में किसको रखा गया था, C में कौन थे और D में कौन थे। तो भाग A में ऐसे राज्यों को रखा गया था जो ब्रिटिश प्रांतों के अधीन थे, मतलब जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था उसको पार्ट A में रखा गया था। क्लियर। तो ABCD जो हमने देखा उसमें पार्ट A में कौन रहेगा, जिसमें अंग्रेज़ों का शासन था। उसके बाद पार्ट B में कौन रहेंगे, देसी रियासत। देसी रियासत जहाँ पर विधानमंडल भी हुआ करते थे, जहाँ पर राजा रजवाड़ों का शासन होता था, उसको पार्ट B में रखा गया था। क्लियर। पार्ट C में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया था, जबकि पार्ट D में अंडमान निकोबार को रखा गया था। क्लियर। तो ये भी ध्यान रखना है कि पार्ट A में किसे रखा गया था, पार्ट B में किसे रखा गया था। ठीक है। तो पार्ट A में ब्रिटिश प्रांत जो अंग्रेज़ों के शासन में थे, B में देसी रियासत जहाँ विधानमंडल भी होती थी, राजा रजवाड़ों का शासन होता था, C में कमिश्नरी क्षेत्र को रखा गया था और D में अंडमान निकोबार को रखा गया था। क्लियर। तो ये हम राज्यों के पुनर्गठन के पहले की चीज़ें देख रहे हैं कि पहले राज्यों को कैसे रखा गया था। अगला है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, SK धर आयोग। ठीक है। अब 1948 में SK धर आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने क्या बोला, इस आयोग ने क्या सिफारिशें दी उसको समझते हैं। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या नहीं इस पर अनुशंसा देना था। मतलब SK धर आयोग का काम क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बताना था इसको। इस आयोग ने भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर राज्य पुनर्गठन की सिफारिश की और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाए। क्लियर। तो SK धर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। क्लियर। तो SK धर आयोग याद रखिएगा। ठीक है। SK धर 1948 में, और इसने भाषा के आधार पर उसको मना करके और भौगोलिक और प्रशासनिक आधार पर गठन करने की बात कही। ठीक है। इसके बाद अगली कमेटी गठित की जाती है जिसको कहते हैं JVP कमेटी, और ये 1948 में बनाई जाती है। ठीक है। 1948 में JVP कमेटी का गठन किया जाता है और इसमें 3 सदस्य होते थे। ठीक है। JVP, इसमें 3 सदस्य होते थे। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल और P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो JVP कमेटी का गठन 1948 में किया गया था और इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है। अब देखेंगे कि इस समिति ने क्या कहा।
इस समिति ने राज्यों के गठन के लिए भाषा का आधार नहीं होना चाहिए। इसने भी बोला कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए। अब जब इस रिपोर्ट ने ऐसा कह दिया कि भाषा के आधार पर गठन नहीं होना चाहिए, इसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। इसके बाद तेलुगु भाषा क्षेत्र में, ठीक है, आंदोलन तेज हो गया। जो तेलुगु भाषी लोग थे वो तेलुगु भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, ठीक है। जब जेबी कमेटी ने भी मना कर दिया तो यहाँ पर आंदोलन को तेज कर दिया गया। अब जब आंदोलन तेज हो गया तो इससे हुआ क्या, आगे समझिएगा। तेलुगु भाषी कार्यकर्ता, ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू का 56 दिन के बाद भूख हड़ताल पर मृत्यु हो गई, ठीक है। अब एक कार्यकर्ता था तेलुगु भाषी, उसका नाम क्या था, पोट्टी श्री रामुल्लू। रामुल्लू जो है वो तेलुगु भाषी का कार्यकर्ता था, जो लोग डिमांड कर रहे थे तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य के गठन की। तो वो भूख हड़ताल पे बैठा था पोट्टी श्री रामुल्लू। उसका 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो वहाँ की स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने लगी। वहाँ पर कई प्रकार के दंगे होने लगे, ठीक है, उसकी मृत्यु के बाद। और भारत सरकार पर धीरे धीरे दबाव बढ़ने लगा, ठीक है ना, क्योंकि आंदोलन तेज हो रहा था, हिंसक आंदोलन हो रहा था। तो सरकार पर दबाव बढ़ा। तब सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को, ध्यान रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर गठित कर दिया, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। और वो भाषा कौन सी थी, तो भाषा तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य हुआ जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। क्लियर। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, या इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना। अब चूँकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे तो इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। फजल अली के अलावा इसमें 2 सदस्य और थे, ठीक है। 2 सदस्य कौन कौन थे, तो हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। हैदरनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर भी फजल अली आयोग के सदस्य थे। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ध्यान देने वाली बात है, फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर गठन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसने यह भी कहा कि केवल भाषा नहीं होनी चाहिए, भौगोलिक और प्रशासनिक आधार भी होना चाहिए। क्लियर। तो फजल अली के अनुशंसा याद रखिएगा, किसने भाषा के आधार पर एक्सेप्ट किया, लेकिन केवल भाषा नहीं, भौगोलिक और प्रशासनिक आधार भी देखना चाहिए भाषा के आधार पर। अब एक पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा था। इसको जो भी कमेटी आती थी इसको मना क्यों कर दी थी, तो उसका कारण क्या था। देखिए, इसका कारण समझने के लिए आपको पश्चिमी देशों की तरफ चलना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं यूरोप को। देखिए, यूरोप जो है ना वो भाषा के आधार पर गठित हुआ है, ठीक है। अधिकतर वहाँ के जो देश हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। जैसे जर्मन भाषा बोलने वालों ने जर्मनी बना लिया, फ्रेंच भाषा बोलने वालों ने फ्रांस बना लिया, पुर्तगाली बोलने वाले ने पुर्तगाल बना लिया। तो इससे जो भारत के बुद्धिजीवी थी वो जानते थे कि अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तो भविष्य में कभी ये भारत से अलग भी हो सकते हैं। क्लियर ना। इस बात के कारण वो किसी भी कीमत पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं चाहते थे। क्लियर। अब देखिए, फजल अली समिति की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्लियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के समय भारत में कितने राज्य थे, तो 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर। ये क्वेश्चन MPPSC के प्री में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ से संविधान के भाग 7 को ख़त्म कर दिया गया, जिसमें ABCD जैसा प्रावधान था उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। क्लियर।
तो अब हमारे पास राज्यों की संख्या कितनी बची? हमारे पास राज्यों की संख्या बची 14। क्लियर? इस मतलब जिसको आप देख रहे हैं आज की डेट में कि भारत में 28 राज्य हैं, वो 1956 में केवल 14 राज्य होते थे। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं कि 14 राज्य कौन कौन से हैं। तो 14 राज्य में असम, बिहार, बम्बई, ठीक है, पहले बम्बई हुआ करता था जिसे आप महाराष्ट्र और मुंबई के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चौथा था जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, मैसूर। ठीक है, मैसूर मतलब ये कर्नाटक वाला एरिया, ठीक है, जो वर्तमान में कर्नाटक है। ठीक, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मद्रास मतलब ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। उसके बाद ये 14 राज्य थे। ठीक है, तो भारत में राज्य पुनर्गठन के बाद कितने राज्य थे? तो 14 राज्य थे। वो 14 राज्य मैंने आपको बताए। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उस समय टोटल 6 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। उसमें दिल्ली, जो आज भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी आज भी यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद लक्षद्वीप। ठीक है, समझने वाली बात ये है कि जिसे आज हम राज्य के तौर पे पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, 1956 के अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 6, और जबकि राज्य कितने थे? तो 14। उन 6 केंद्र शासित प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर भी शामिल था। क्लियर? अब आगे हम समझेंगे कि राज्य जो हैं वो 14 से 28 कैसे हो गए। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 6 से 8 कैसे हो गए। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 मई 1960। ठीक है, 1 मई 1960 ये डेट ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960। देखिए 1 मई 1960 को क्या हुआ कि बम्बई राज्य से, जिसे आप आज महाराष्ट्र कहते हैं, बम्बई राज्य से अलग करके गुजराती भाषा बोलने वाले क्षेत्र को एक नया राज्य गुजरात बनाया गया। क्लियर? इसका मतलब क्या निकला? देखिए पहले क्या होता था कि ये पूरा एरिया, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे पूरा एरिया था बम्बई का, और ये जो निचला वाला हिस्सा था यहाँ पर मराठी भाषा बोलने वाले थे, और ऊपर जो हैं वो गुजराती भाषा बोलने वाले थे। तो 1960 में ना महागुजरात आंदोलन चलाया गया, और जो गुजराती भाषी लोग थे वो चाहते थे कि हमारा एक अलग राज्य बना दिया जाए। ठीक है, तो 1 मई 1960 को बम्बई से अलग करके गुजरात को भारत का 15वां राज्य बनाया गया। क्लियर? तो 1 मई 1960 को गुजरात जो है भारत का 15वां राज्य बन गया। किससे अलग होकर बना? तो ये बम्बई से अलग होकर बना, जो जिसे आप महाराष्ट्र कहते हैं। तो महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना भारत का 15वां राज्य। क्लियर? आगे अगर चर्चा करें तो 19 दिसंबर 1961, ठीक है ना, दमन गोवा को पुर्तगाल से छीना गया। आपको पता है कि देश की आज़ादी के बाद भी दमन, दीव, गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। ठीक है, पुर्तगालियों का शासन था। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चलाया गया, और जहां पर पुर्तगालियों को यहां से भगाया गया और गोवा, दमन, दीव को भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया गया 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, उसके बाद 12वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 12वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जब प्रारंभ में गोवा को भारत में शामिल किया गया था तो वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, बाद में 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। क्लियर? ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो गोवा प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश होता था, 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और ये भारत का 25वां राज्य बना था। क्लियर? आगे देखते हैं 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। ठीक है, देखिए 13वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें असम का जो पूर्वोत्तर भाग था, ठीक है, असम का जो पूर्वोत्तर भाग था उसमें नागा जनजाति के द्वारा आंदोलन किया गया, और असम से अलग करके नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया।
ठीक है। तो 15वां राज्य गुजरात था, जबकि 16वां राज्य नागालैंड था। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का 16वां राज्य कौन सा है, नागालैंड है, 1963 में बनाया गया। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना। ठीक है। देखिए, पंजाब और हरियाणा, ठीक है, हरियाणा में हिंदी भाषी लोगों ने अलग राज्य की मांग की। ठीक है, इसलिए हरियाणा को अलग किया गया और 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग करके भारत का 17वां राज्य बना दिया गया और इनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। ठीक है ना, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर। तो 17वां राज्य कौन सा हो गया, हरियाणा। क्लियर। नेक्स्ट है 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। अभी मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभ में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश होता था। ठीक है, इसे राज्य का दर्जा दिया गया और 18वां राज्य से बनाया गया। नेक्स्ट है 21 जनवरी 1972, यहाँ पर 3 राज्यों का गठन हुआ। क्लियर। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। क्लियर। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय देखिए भारत के राज्य के रूप में बनाया गया। ठीक है, 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया। क्लियर। 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय को भारत का 21वां राज्य बनाया गया, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उन्हें भी राज्य का दर्जा मिल गया 1972 में। क्लियर। तो यहाँ से राज्यों की संख्या कितनी हो गई, राज्यों की संख्या हो गई यहाँ से 21। आगे चर्चा करते हैं 26 अप्रैल 1975। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। क्लियर। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 36वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इनको राज्यों का दर्जा मिला। ठीक है, 53वां संविधान संशोधन 1987 के तहत मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना, जबकि 55वां संविधान संशोधन 1987 के तहत अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां राज्य बना। क्लियर। तो 23वां राज्य कौन सा हो गया, मिजोरम। 24वां राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्लियर। नेक्स्ट है 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और यह भारत का 25वां राज्य बन गया। क्लियर। तो भारत का 25वां राज्य कौन सा है, गोवा। कब बना, 1987 में। नेक्स्ट है 2000। देखिए 2000 बहुत इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया। उसके कुछ ही दिन के बाद तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं 1 नवंबर 2000। देखिए दोस्तों 2000 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है राज्यों के गठन संबंधी। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को भारत का 26वां राज्य बनाया गया। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत आसान है। छत्तीसगढ़, तो 36 में 6 साउंड आ रहा है, 26 में 6 साउंड आ रहा है, तो आपको याद हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य बना था। क्लियर। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को भारत का 27वां राज्य बनाया गया। क्लियर। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड को भारत का 28वां राज्य बनाया गया। इस प्रकार 2000 में 15 दिन के अंदर 3 नए राज्यों का गठन हुआ, जिससे राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो राज्यों की कुल संख्या हो गई 28। क्लियर। 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड और 28वां झारखंड।
उसके बाद दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया। क्लियर। इस प्रकार 2014 से, ठीक है, भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर पहले राज्य होता था, ठीक है, तो इसकी काउंटिंग 29 में हो रही थी। लेकिन जब इसको राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये 29 से घटकर राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। क्लियर। तो राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। क्लियर। तो इस प्रकार हमने समझा कि 14 से 28 राज्य कैसे बने हैं, कब कब कौन सा राज्य बना, किससे अलग होकर बना। अब हम समझेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो देखिए, पहले जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या होती थी 6, ठीक है। उसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ठीक है। छठवां कौन सा था? मणिपुर। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। उनमें से जो ऊपर के 3 हैं वो तो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जो नीचे के 3 हैं उन्हें तो अलग अलग समय पर राज्यों का दर्जा मिल गया। इसका मतलब ये निकला कि हमको ये समझना है कि अब तो बचे हमारे पास कितने केंद्र शासित प्रदेश? हमारे पास केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश बचे, और वो 3 से 8 कैसे हो गए ये हमको समझना है। क्लियर। तो चलिए समझते हैं। अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश 3 है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कब कब इनमें बदलाव हुआ। तो 1961 में 10वां संविधान संशोधन के तहत दादर और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 1961 में एक और केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 4। क्लियर। 1962 में 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्लियर। तो यहाँ सब केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई 5। क्लियर। 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो यहाँ से यूनियन टेरिटरी की संख्या हो गई 6। क्लियर ना। तो अभी तक हम 6 को समझ चुके हैं। उसके बाद 1987 में दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई 7, ठीक है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9। क्लियर। तो भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिला दिया गया, मतलब इनको मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिससे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। क्लियर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर। तो दोस्तों, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की है कि भारत में राज्यों का गठन कैसे हुआ है, कब कौन सा राज्य बनाया गया, किससे अलग करके बनाया गया। क्लियर। और वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, जल्द ही हम इसका पूरा टॉपिक का हम MCQ क्लास भी लेकर आएंगे, जिससे आप MCQ के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।